नमस्कार। प्रस्तुत है श्रीकांत भाग 18। नींद खुली करीब 4 बजे। कुछ दिनों से मैं नियमित रूप से घूमने निकल जाता था। आज भी हाथ मुंह धोकर चाय पीकर निकल पड़ा। दरवाजे के बाहर एक आदमी बैठा था। उसने मेरे हाथ में एक चिट्ठी दी। सतीश भारद्वाज की चिट्ठी थी। किसी ने बहुत मुश्किल से एक पंक्ति लिखकर जताया कि वह बहुत बीमार है। मैं न जाऊंगा तो वह मर जाएगा। मैंने पूछा, क्या हुआ है उसे? उस आदमी ने कहा, हैजा। मैं खुश होकर बोला, चलो। खुश इसलिए नहीं हुआ कि उसे हैजा हुआ है, बल्कि इस बात की खुशी हुई कि कम से कम कुछ देर के लिए तो इस घर से संबंध छूटने का एक मौका हाथ लगा, और इसे मैंने बहुत बड़ा लाभ समझा। एक बार सोचा कि रतन को बुलाकर कम से कम उसे कह तो जाऊं, पर उसकी अनुपस्थिति में ऐसा न कर सका। जैसा खड़ा था वैसा ही चल दिया। घर के किसी भी आदमी को कुछ भी मालूम न हुआ। लगभग 3 कोस का रास्ता तय करने के बाद संध्या के समय सतीश के कैंप पर पहुंचा। सोचा था कि रेलवे कंस्ट्रक्शन के इंचार्ज एससी बरदाज के यहाँ बहुत सा ऐश्वर्य देखने को मिलेगा, मगर वहां पहुंचकर देखा कि ईर्ष्या करने लायक कोई भी बात नहीं है। छोटे से एक छोलदारी डेरे में वह रहता है। उसके पास ही पुआल और डाली पत्तों से छाई हुई एक झोपड़ी है जिसमें रसोई बनती है। एक हृष्ट पुष्ट बावरी की लड़की आग जलाकर कुछ उबाल रही थी। वह मुझे अपने साथ तंबू के भीतर ले गई। इस बीच में रामपुर हाट से एक छोकरा सा पंजाबी डॉक्टर आ पहुंचा था। मुझे सतीश का बाल्य बंधु मानकर मानो वह जी सा गया। रोगी के बारे में बोलने लगा। केस सीरियस नहीं है, जान का कोई खतरा नहीं। फिर कहने लगा, मेरी ट्रॉली तैयार है। अभी रवाना न होने से हेडक्वार्टर्स में पहुंचने में बहुत ज़्यादा रात हो जाएगी। तकलीफ का ठिकाना न रहेगा। मेरा क्या होगा यह सोचने का विषय नहीं, कब क्या करना होगा इस बात का भी उपदेश दिया, और अपनी ठेला गाड़ी पर रवाना होते समय बैग में से 2-3 डिब्बी और शीशियाँ मेरे हाथ में देते हुए उसने कहा, हैजा छूत की बीमारी है। उस तलैया का पानी काम में लाने से मना कर दीजिएगा। कहते कहते उसने सामने की एक मिट्टी निकाले हुए गड्ढे की ओर इशारा किया और फिर कहने लगा, और अगर आपको खबर मिले कि कुलियों में से किसी को हैजा हो गया है, हो भी सकता है, तो इन दवाओं को काम में लाइएगा। इतना कहकर वह रोगी को किस अवस्था में कौन सी दवा देनी होगी यह सब उसने मुझे समझा दिया। आदमी बुरा नहीं है और दया माया भी है। मुझे बार बार समझाकर सावधान कर गया कि अपने बाल्य बंधु की तबीयत का हाल कल उसे जरूर मिल जाए और कुलियों पर भी निगाह रखने में भूल न हो। यह अच्छा हुआ। राजलक्ष्मी गई वक्रेश्वर की यात्रा करने और नाराज होकर मैं निकला बाहर फिरने। रास्ते में एक आदमी से भेंट हो गई। बचपन का परिचय था उससे, इसीलिए बाल्य बंधु तो है ही। हाँ, इतना ज़रूर है कि 15-16 वर्षों से उससे भेंट नहीं हुई थी, इसलिए सहसा उसे पहचान न सका। मगर इन 2 ही 4 दिनों के अंदर यह कैसी घोर घनिष्ठता हो गई कि उसके हैजे के इलाज का भार, तामीरदारी की जिम्मेदारी और साथ ही साथ उसके 150 मिट्टी खोदने वाले कुलियों की रखवाली का भार, वह तमाम आफत मुझ पर ही आ टूटी। बच रहा सिर्फ उसका सोले का हैट और टट्टू का घोड़ा और शायद वह मजदूर की लड़की। इन 10-15 मिनटों के दरमियान मुझे पाकर उसे बहुत कुछ तसल्ली हो गई है। जाऊं, अब इतनी कमी क्यों रखूं, जाकर घोड़े को भी एक बार देखाऊं। सोचा कि मेरी तकदीर ही ऐसी है, नहीं तो उसमें राजलक्ष्मी ही क्यों कराती, और अभया ही मेरे जरिए अपने दुख का बोझ कैसे ढुआती। और यह मेंढक और उसके कुलियों का झुंड, और किसी व्यक्ति को तो यह सब झाड़ फेंकने में क्षण भर की देर न लगती, तब फिर मैं ही क्यों जिंदगी भर इसे ढोता फिरूं। तंबू रेल कंपनी का है। सतीश की निजी संपत्ति की सूची मैंने मन ही मन बना ली। कुछ एनामेल के बर्तन, एक स्टोव, एक लोहे की पेटी, एक चीड़ का बॉक्स और उसके सोने की कैम्बिस की खाट, जिसने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने से डांगी का रूप धारण कर लिया है। सतीश होशियार आदमी है। इस खाट के लिए बिस्तर की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई बिछौने जैसी चीज़ से ही काम चल जाता है। इसी से सिर्फ रंगीन दरी के सिवाय उसने और कुछ नहीं खरीदा। भविष्य में हैजा होने की उसे कोई आशंका न थी। कैम्बिस की खाट पर तामीरदारी करने में बहुत असुविधा मालूम हुई, और जो एकमात्र दरी थी
वह बहुत गंदी हो चुकी थी, इसलिए उसे नीचे ज़मीन पर सुलाने के सिवाय और कोई चारा ही न था। मैं चिंतित हो उठा। उस लड़की का नाम था काली दासी। मैंने उससे पूछा, काली, कहीं किसी से एक दो बिछौने मिल सकते हैं? काली ने जवाब दिया, नहीं। मैंने कहा, थोड़ा सा पुआल उवाल ला सकती हो? काली ने चट से हंसकर जो कहा उसका मतलब था कि यहाँ गाय भैंसे थोड़े ही बंधी हैं। मैंने कहा, तो बाबू को सुलाऊं किस पर? काली ने बिना किसी डर के जमीन दिखाकर कहा, यहाँ। ये क्या बचने वाले हैं? उसके चेहरे की तरफ देखने से मालूम हुआ कि ऐसा निर्विकल्प प्रेम संसार में दुर्लभ है। मैंने मन ही मन बोला, तुम भक्ति के पात्र हो। तुम्हारी बातें सुन लेने पर मोह मुग्धर पड़ने की जरूरत नहीं रहती, परंतु मेरी वैसी विज्ञानमय अवस्था नहीं। अभी तो यह जिंदा है, इसके लिए कुछ बिछाने को चाहिए ही। मैंने पूछा, बाबू के पहनने के लिए एक आध धोती वोती भी है या नहीं? काली ने सिर हिला दिया। उसमें किसी तरह की दुविधा या संकोच का भाव न था। वह शायद नहीं कहती, बोली, धोती नहीं है, पतलून है। माना कि पैंट साहबी चीज़ है, कीमती वस्तु है, पर उससे बिस्तर का काम लिया जा सकता है या नहीं, यह मेरी समझ में न आया। सहसा याद आया, आते वक्त नज़दीक ही कहीं फटा तिरपाल देखा था। मैंने कहा, चलो दोनों मिलकर उस तिरपाल को उठा लावें। पतलून बिछाने के बजाय वह ज़्यादा अच्छा रहेगा। काली राजी हो गई। सौभाग्यवश वह वहीं पड़ा था, लाकर उसी पर सतीश को सुला दिया। उसी के एक किनारे पर काली ने अत्यंत विनय के साथ आसन जमा लिया और देखते ही देखते वहीं सो गई। मेरी धारणा थी कि स्त्रियों की नाक नहीं बजती, पर काली ने उसे गलत साबित कर दिया। मैं अकेला उस चीड़ के बॉक्स पर बैठा रहा। इधर सतीश के हाथ पांव बार बार ऐंठ रहे थे। सेकने तापने की ज़रूरत थी। बहुत बुलाने पुकारने पर काली की नींद टूटी, लेकिन उसने करवट बदलकर जतला दिया कि लकड़ी वकड़ी कुछ भी नहीं है, वह आग जलाए तो कैसे। खुद कोशिश करके देख सकता था, मगर प्रकाश के नाम पर जो पूंजी थी वह थी हरिकेन। फिर उसकी रसोई में जाकर देखा तो मालूम हुआ कि काली ने झूठ नहीं कहा था। उस एक झोपड़ी के सिवाय वहाँ कोई भी ऐसी चीज़ न थी जो जलाई जा सके। मगर साहस न हुआ कि कहीं प्राण निकलने से पहले ही उसका अग्नि संस्कार न कर बैठूं। कैंप खाट की चीड़ का बॉक्स निकालकर उसी में दिया सलाई लगाकर आग जलाई और अपना कुर्ता खोलकर उसकी छोटी सी पोटली बनाकर उसे कुछ कुछ सेक देने की कोशिश करता रहा, पर अपने का सांत्वना देने के सिवाय रोगी को उससे कुछ फायदा न पहुंच सका। रात के 2 बजे होंगे या 3, खबर आई कि कुलियों को कै दस्त शुरू हो गए हैं। उन लोगों ने मुझे डॉक्टर साहब समझ लिया था। उन्हीं की बत्ती की सहायता से दवा दारू लेकर कुली लाइन तक पहुंचा। वे मालगाड़ी में रहते थे। छत नदारद, खुली गाड़ियां लाइन पर खड़ी हैं। मिट्टी खोदने की ज़रूरत पड़ने पर इंजन इन्हें गंतव्य स्थान पर खींचकर ले जाता और वे वहीं काम करने लग जाते। बांस के नसैने के सहारे गाड़ी पर चढ़ा। एक तरफ एक बूढ़ा सा आदमी पड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर बत्ती का प्रकाश पड़ते ही समझ गया कि उसका रोग आसान नहीं है। और दूसरी ओर 5-7 आदमी थे, स्त्री और पुरुष दोनों। कोई सोते से उठ बैठा है तो किसी की नींद ज्यों की त्यों बनी हुई है। इतने में उनका जमादार आ पहुंचा। वह बंगाली भाषा अच्छी तरह बोल सकता था। मैंने पूछा, और एक रोगी कहाँ है? उसने अंधेरे की ओर अंगुली उठाकर दूसरा डब्बा दिखाते हुए कहा, वहाँ। फिर नसैनी के सहारे चढ़ना पड़ा। देखा कि वह स्त्री है। उम्र 25-30 से ज़्यादा न होगी। 2 बच्चे उसके पास पड़े सो रहे हैं। पति नहीं है। वह पिछली साल अरकाटी के फेर में पड़कर किसी दूसरी अपेक्षाकृत कम उम्र की औरत के साथ आसाम के चाय के बगीचे में काम करने चला गया है। इस गाड़ी में और भी 5-6 स्त्री पुरुष मौजूद थे। उन्होंने उसके पाषाण हृदय पति की निंदा करने के सिवाय रोगी की और कोई भी सहायता न की। पंजाबी डॉक्टर के उपदेशानुसार मैंने दोनों रोगियों को दवा दे दी और बच्चों को स्थानांतरित करने की कोशिश भी की, परंतु किसी को भी मैं उनका भार संभालने के लिए राजी न कर सका। सवेरे तक एक और लड़के को हैजा शुरू हो गया। उधर सतीश भारद्वाज की अवस्था भी उत्तरोत्तर खराब हो रही थी। बहुत खुशामद बरामद के बाद एक आदमी को सायथिया स्टेशन पर पंजाबी डॉक्टर को खबर देने के लिए भेजा।
उसने शाम तक आकर खबर दी कि वे कहीं और रोगी देखने चले गए हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि मेरे पास रुपये नहीं थे और खुद कल से ही उपवास कर रहा था। सोना नहीं, आराम नहीं। खैर यह नहीं तो न सही, पर पानी वगैरह कैसे पीऊं? सामने की तलैया का पानी पीने के लिए सबको मना कर दिया गया था, पर किसी ने न मानी। औरतों ने मंद मुस्कान के साथ बतलाया कि इसके सिवाय पानी है कहाँ। कुछ दूरी पर गांव में पानी था, पर जाए कौन? ये लोग मर सकते हैं, पर बिना पैसे के व्यर्थ काम करने को राजी नहीं हो सकते। इसी तरह इन्हीं लोगों के साथ मुझे मालगाड़ी पर ही 2 दिन और 3 रात रहना पड़ा। किसी को भी बचा न सका, सभी रोगी मर गए। मगर मरना ही इस स्थिति में सबसे बड़ी बात नहीं। मनुष्य जन्म लेगा तो उसे मरना तो पड़ेगा ही, कोई 2 दिन पहले तो कोई 2 दिन पीछे। इस बात को मैं बड़ी आसानी से समझ सकता हूँ। बल्कि मेरी समझ में तो यह बात नहीं आती कि इस मोटी सी बात को समझने के लिए मनुष्य को इतने वैराग्य साधन और इतने प्रकार के तत्व विचार की ज़रूरत ही आखिर क्यों पड़ती है। लिहाजा मनुष्य का मरना मुझे उतना चोट नहीं पहुंचाता जितना कि मनुष्यत्व की मौत। यह बात को मानो मैं कह ही नहीं सकता। दूसरे दिन भारद्वाज का भी देहांत हो गया। आदमियों की कमी से दाह क्रिया न हो सकी। माता धारित्री ने ही उसे अपने गोद में स्थान दिया। उधर का काम निपटाकर मैं फिर मालगाड़ी की तरफ लौट आया। न आता तो अच्छा होता, मगर मैं ऐसा कर न सका। जनारण्य के बीच रोगियों को लेकर मैं बिल्कुल ही अकेला बैठा था। सभ्यता के बहाने धनी का धन लोभ मनुष्य को कितना हृदयहीन और पशु बना सकता है, इस बात का अनुभव इन 2 ही दिनों में मानो जीवन भर के लिए मैंने इकट्ठा कर लिया। प्रथम सूर्य के ताप से चारों ओर जैसे आग सी बरसने लगी। उसी में तिरपाल की छाया के नीचे रोगियों के साथ बैठा हूँ। छोटा बच्चा कैसी भयानक तकलीफ से तड़पने लगा, उसकी कोई हद नहीं। एक घूंट पानी तक देने वाला कोई नहीं। सरकारी काम ठहरा, मिट्टी खोदना बंद नहीं हो सकता। और मजा यह कि उन्हीं की जात का उन्हीं का यह लड़का है। गाँवों में देखा है कि हरगिज ये ऐसे नहीं हो सकते, मगर यहाँ जो इन्हें अपने समाज से, घर से, सब तरह के स्वाभाविक बंधनों से अलग करके सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक सिर्फ मिट्टी खोदने के लिए इकट्ठा करके लाया गया है और मालगाड़ी में आश्रय दिया गया है, यही उनकी मानव हृदय वृत्ति ऐसी नेस्तनाबूद हो गई है कि उसका एक कण भी कहीं बाकी नहीं रहा है। सिर्फ मिट्टी खोदना, मिट्टी ढोना और मजदूरी लेना। सभ्य समाज ने शायद इस बात को अच्छी तरह समझ लिया है कि मनुष्य को बगैर पशु बनाए उससे पशुओं का काम ठीक तरह से नहीं लिया जा सकता है। भारद्वाज चला गया, पर उसकी अमर कीर्ति ताड़ी की दुकान ज्यों की त्यों अक्षय बनी हुई है। शाम के वक्त क्या औरत और क्या मर्द, सभी कोई झुंड बांधकर ताड़ी पीकर घर लौटे। दोपहर का भात पानी में भिगोकर रख दिया गया था, लिहाजा औरतें रसोई बनाने के झंझट से भी फारिग थी। अब भला कौन किसकी सुनता। जमादार की गाड़ी से ढोल और मंजीरे के साथ संगीत की ध्वनि सुनाई देने लगी। वह कब तक खत्म होगी सो मेरी समझ में न आया, और किसी ने उसके लिए कोई फिक्र न की। सब देखते देखते मेरे सिर में सर दर्द होने लगा। इधर इस डब्बे में एक हजरत कुछ ज़्यादा चढ़ा गए थे। वह ऐसे ऊंचे शोरगुल के साथ अपनी स्त्री से प्रणय की भीख मांगने लगे कि मैं शर्म के मारे गड़ गया। दूर के एक डब्बे में एक स्त्री रह रह कर और करा करा कर विलाप कर रही थी। उसकी माँ जब दवा लेने आई तो पता चला कि कमीनी का बच्चा होने वाला है। लज्जा नहीं, शर्म नहीं, छिपाने लायक यहाँ इनके पास कुछ भी नहीं। सब खुला हुआ, सब अनढका, अनावृत। जीवन यात्रा की अबाध गति विभत्स प्रकटता में अप्रतीत वेग से चली जा रही थी। सिर्फ मैं ही अलग था। मृत्यु लोक के आसन्न यात्री माँ और बच्चे को लिए इस गंभीर अंधकार में रात्रि में मैं अकेला बैठा हुआ था। लड़के ने मांगा पानी। मैं उसके मुंह पर झुककर कहा, पानी नहीं है बेटा, सवेरा होने दो। बच्चे ने गर्दन हिलाकर कहा, अच्छा। उसके बाद वह आंखें मीचकर चुप हो गया। प्यास बुझाने को पानी नहीं था, पर मेरी आंखें अपने को फाड़ फाड़ कर पानी बहाने लगी। हाय रे हाय, अपनी सुदूसर यातना के प्रति यह कैसी भयानक और असीम उदासीनता है। यह तो पशुता है। यह धैर्य शक्ति नहीं बल्कि जड़ता है। यह सहिष्णुता मानवता के बहुत नीचे के स्तर की वस्तु है। हमारे डब्बे के और सभी लोग बेफिक्र सो रहे थे।
कालिख लगी हरिकेन के अत्यंत मलिन प्रकाश में भी मैं स्पष्ट देख रहा था कि माँ और लड़के दोनों ही के शरीर में अकड़ हो रही है, मगर मेरे करने लायक अब और था ही क्या। सामने काले आकाश का बहुत सा हिस्सा सप्तऋषि मंडल के तेज से चमक रहा है। सवेरे खबर मिली कि और भी 2 जने बीमार पड़ गए। मैंने दवा दी और जमादार ने साथिया खबर भेजी। आशा थी कि इस बार अधिकारियों का आसन डिगेगा। 9 बजे के करीब एक और लड़का मर गया। अच्छा ही हुआ, यही तो उनका जीवन है। सामने के मैदान की पगडंडी से 2 भले आदमी छतरी लगाए चले आ रहे थे। मैंने उनके पास जाकर पूछा, यहाँ से गांव कितनी दूर है? जो वृद्ध थे उन्होंने सिर को जरा ऊंचा करके कहा, वह रहा। मैंने पूछा, वहाँ खाने पीने की कुछ चीज़ तो मिलती ही होगी? दूसरे आदमी ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, मिलती कैसे नहीं? शरीफों का गांव है। चावल दाल घी तेल तरकारी जो चाहिए लीजिए। कहाँ से आ रहे हैं आप? आपका निवास? महाशय आपकी। संक्षेप में उनका कुतूहल मिटाकर सतीश भारद्वाज का नाम लेते ही वे रुष्ट हो गए। वृद्ध ने कहा, शराबी, बदमाश, जुआरी, चोर। उसके साथी ने कहा, रेल के आदमी और कितने अच्छे होंगे, कच्चा पैसा आता है इसी से ना। प्रत्युत्तर में सतीश की ताजी कब्र का टीला दिखाते हुए मैंने कहा, अब उसके विषय में आलोचना करना व्यर्थ है। वह कल मर गया। आदमियों की कमी से उसकी दाह क्रिया नहीं की जा सकी, यहीं गाड़ देना पड़ा है। क्या कहते हैं, ब्राह्मण की संतान को? मगर क्या उपाय था? सुनकर दोनों ने क्षुब्ध होकर कहा, शरीफों का गांव है, जरा खबर मिलती तो कुछ न कुछ उपाय हो ही जाता। एक ने प्रश्न किया, आप उनके कौन हैं? मैंने कहा, कोई नहीं, मामूली सा परिचय था उनसे। इतना कहकर संक्षेप में मैंने सारा किस्सा सुनाया और कहा कि 2 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है और उधर कुलियों में हैजा फैल रहा है, इसलिए उन्हें छोड़कर भी नहीं जाया जाता। खाना पीना नहीं हुआ है सुनकर वे अत्यंत उद्विग्न हुए और साथ चलने के लिए बार बार आग्रह करने लगे। और एक ने यह भी जता दिया कि इस भयानक व्याधि में खाली पेट रहना बड़ा ही खतरनाक है। ज़्यादा कहने की ज़रूरत न हुई, कहने की ज़रूरत भी न थी। भूख प्यास के मारे मुर्दा सा हो रहा था, लिहाजा उनके साथ हो लिया। रास्ते में इसी विषय पर बातचीत होने लगी। गवई गांव के आदमी थे। शहर की शिक्षा जिसे कहना चाहिए वह इनमें न थी, मगर मज़ा यह कि अंग्रेजी राज्य की खालिस पॉलिटिक्स या कूटनीति इनसे छिपी न थी। इस बात को तो मानो हमारे देश के यहाँ के लोगों ने मिट्टी पानी आकाश हवा की तरह ही संग्रह करके अपने नस नस में मिला लिया है। दोनों ने ही कहा, सतीश भारद्वाज का इसमें कोई दोष नहीं, हम होते तो हम भी ऐसे ही हो जाते। कंपनी बहादुर के संसर्ग में जो आएगा वह चोर हुए बिना नहीं रह सकता, यह तो इनकी छूत की करामात है। भूखे प्यासे और बहुत ही थके हुए शरीर में ज़्यादा बात करने की शक्ति न थी, इसीलिए मैं चुप ही बना रहा। वे कहने लगे, क्या ज़रूरत थी साहब देश की छाती चीरकर फिर एक लाइन निकालने की? कोई भी आदमी क्या ऐसे चाहता है? नहीं चाहता, फिर भी होनी चाहिए। बावड़ी नहीं, तालाब नहीं, कुएं नहीं, कहीं एक बूंद पीने को पानी नहीं। मारे गर्मी के बछड़े बेचारे पानी की कमी से तड़प तड़प कर मर जाते हैं। कहीं भी जरा पीने को अच्छा पानी मिलता तो क्या सतीश बाबू इस तरह बेमौत मारे जाते? हरगिज नहीं। मलेरिया हैजा हर तरह की बीमारियों से लोग उजाड़ हो गए, मगर कागज से परिवेदना, कानों पर जू नहीं रेंगती। सरकार तो सिर्फ रेल चलाकर कहाँ किसके घर क्या अनाज पैदा हुआ उसे चूस कर चालान कर देना चाहती है। क्यों साहब, आपकी क्या राय है? ठीक है ना? मेरे गले में आलोचना करने लायक जोर न था, इसलिए सिर्फ चुपके से गर्दन हिलाकर हाँ में हाँ मिलाता हुआ मन ही मन हजारों बार कहने लगा, यही बात है, यही बात है, यही बात है। सिर्फ इसीलिए ही 33 करोड़ नर नारियों का कंठ दबाकर विदेशी शासन तंत्र भारत में बना हुआ है। सिर्फ इसी एक वजह से ही भारत के कोने कोने और संग संग में रेल लाइन फैलाने की कोशिशें चल रही हैं। व्यापार के नाम पर धनिकों के धन भंडारों को विपुल से विपुलतर बना डालने की अविराम चेष्टा से कमजोरों का सुख गया, शांति गई, रोटी गई, धन गया। उसके जीने का रास्ता दिन ब दिन संकीर्ण होता गया, उनका बोझ असहाय होता गया।
सत्य को तो किसी भी दृष्टि से छिपाया नहीं जा सकता। वृद्ध सज्जन ने मेरी मन की इसी बात को मानो वाक्यों में जोड़कर कहा, महाशय, बचपन से ही अपने ननिहाल में पला हूँ। यहाँ पहले 20 कोस के इर्द गिर्द रेलगाड़ी नहीं थी। तब चीज़ बस्त इतनी सस्ती और इतनी ज़्यादा थी कि आपसे क्या बताऊँ। तब कोई चीज़ पैदा होती थी तो पास पड़ोसी सभी को उसमें कुछ न कुछ मिला करता था। अब तो आंगन में लगे हुए शाक की 2 पत्तियां भी कोई किसी को नहीं देना चाहता। कहते हैं रहने दो, 8:30 बजे की गाड़ी से खरीदारों के हाथ बेच देंगे तो 2 पैसे भी आएंगे। अब तो देने का नाम ही हो गया है फिजूल खर्ची। अरे साहब, कहाँ तक दुखड़ा रोया जाए। दुख की बात कहने में क्या, पैसे बनाने के नशे में स्त्री पुरुष सब के सब बिल्कुल नीच हो गए हैं। और खुद भी क्या जी भर के कुछ भोग सकते हैं। सिर्फ आत्मीय स्वजन और पड़ोसियों की ही बात नहीं, खुद अपने को भी सब तरफ से ठग ठग कर रुपया पाने को ही मानो सबसे बड़ा परमार्थ समझ लिया गया है। इन सब अनिष्टों की जड़ है यह रेलगाड़ी। नसों की तरह देश के संग संग में रेल के रास्ते अगर घुस न आ पाते और खाने पीने की चीज़ें चालान करके पैसा कमाने की इतनी सहूलियतें न होती और उस लोभ से आदमी अगर पागल न हुआ होता तो इतनी बुरी दुर्दशा देश की न होती थी। रेल के विरुद्ध मेरी शिकायतें भी कम नहीं। वास्तव में जिस व्यवस्था से मनुष्य के जीवित रहने के लिए अत्यंत आवश्यक खाद्य वस्तु प्रतिदिन छीनी जाकर शौकीनी कूड़े करकट से सारा देश भर उठता है, उसके प्रति घृणा भाव पैदा हुए बगैर रहा नहीं जा सकता। खासकर गरीब आदमियों का जो दुख और जो हीनता मैं अपनी आंखों से देख आया हूँ, किसी भी युक्ति तर्क से उसका उत्तर नहीं मिलता। फिर भी मैंने कहा, ज़रूरत से ज़्यादा बच रहने वाली चीज़ों को बर्बाद न कर अगर उससे पैसा पैदा कर लिया जाए तो वह क्या बहुत खराब बात होगी। उन सज्जन ने रंच मात्र ऊहापोह न किए हुए निसंकोच भाव से बोला, हाँ, निहायत ही खराब बात है, खालिस अकल्याणकारक है। उनका क्रोध और घृणा मेरी अपेक्षा बहुत प्रचंड थी। बोले, आपकी यह बर्बादी की धारणा विलायत की आमद है। धर्मस्थान भारतवर्ष की भूमि में इसका जन्म नहीं हुआ है, यहाँ हो ही नहीं सकता। महाशय जी, सिर्फ अपनी आवश्यकता ही क्या एकमात्र सत्य है? जिसके पास नहीं है उसकी ज़रूरत मिटाने का क्या कोई मूल्य दुनिया में नहीं है? अगर उतना बाहर भेजकर रुपये इकट्ठे न किए जाएं तो वह बर्बादी हुई, अपराध हुआ। यह निर्मम और निष्ठुर बात हम लोगों के मुंह से नहीं निकली है, यह निकली है उनके मुंह से जो विदेश से आकर कमजोरों के मुंह का कौर छीनने के लिए अपने देशव्यापी जाल में फंदे पर फंदे डालते चले जा रहे हैं। मैंने कहा, देखिए, देश का अन्न विदेश में ले जाने का मैं पक्षपाती नहीं हूँ, परंतु मैं पूछता हूँ कि एक के बचे हुए अन्न से अगर दूसरे की भूख मिटती रहे तो यह क्या अमंगल की बात है? इसके सिवा वास्तव में विदेश से आकर वे हमारी सामान जबरदस्ती तो नहीं छीन रहे, पैसा देकर ही खरीद कर ले जाते हैं। उन सज्जन ने तीखे कंठ से जवाब दिया, हाँ, खरीदते तो है ही, वैसे ही जैसे कांटे में खुराक लगाकर पानी में मछलियों को सादर निमंत्रण देना होता है। इस व्यंग्योक्ति का मैं कुछ जवाब न दे सका, कारण एक तो भूख प्यास और थकावट के मारे वाद विवाद की शक्ति नहीं थी, दूसरे उनके वक्तव्य के साथ मेरा मूलतः कोई मतभेद भी न था। परंतु मुझे चुप रहते देखकर वे अकस्मात ही अत्यंत उत्तेजित हो उठे और मुझे ही प्रतिपक्षी समझकर अत्यंत सरगर्मी के साथ कहने लगे, महाशय जी, उनके उद्दम में वाणिज्य बुद्धि के तत्व को ही आप सार सत्य समझ रहे हैं, परंतु असल में इतनी बड़ी असत वस्तु संसार में और दूसरी है ही नहीं। वे तो सिर्फ 16 आने के बदले 64 पैसे गिन लेना जानते हैं, सिर्फ लेन देन की बातें समझते हैं। उन्होंने सीख रखा है सिर्फ भोग को ही मानव जीवन का एकमात्र धर्म बनाना। इसी से तो उसके दुनिया भर के संग्रह और संचय के व्यसन ने संसार के समस्त कल्याण को ढक रखा है। महाशय जी, यह रेलें हुई, कलें हुई, लोहे की बनी हुई सड़कें हुई, इन्हीं के भार से ही तो दुनिया में कहीं भी गरीब के लिए दम लेने तक को जगह नहीं है। जरा ठहर कर वे फिर बोले, आप कह रहे थे कि एक की ज़रूरत पूरी होने के बाद जो बच रहे उसे अगर बाहर न भेजा जाता तो वह नष्ट हो जाता, इसी को आप बर्बादी कह रहे थे ना? मैंने कहा, हाँ, उसकी तरफ से वह बर्बादी ही तो है। वृद्ध मेरे जवाब से और भी असहिष्णु हो उठे और बोले, ये सब विलायती बोलियां हैं, नई रोशनी के अधार्मिक छोकरों के हील हवाले। कारण जब आप और भी ज़्यादा विचार करना सीख जाएंगे तब आपको ही संदेह होगा कि वास्तव में यह बर्बादी है।
यह देश का अनाज विदेश भेजकर बैंकों में रुपये जमा करने की सबसे बड़ी बर्बादी है। देखिए साहब, हमेशा से ही हमारे गांव-गांव में कुछ लोग उद्यमहीन, उपार्जन उदासीन प्रकृति के होते आए हैं। उनका काम ही था मोदी या मिठाई की दुकान पर बैठकर शतरंज खेलना, मुर्दे जलाना, बड़े आदमियों की बैठक में जाकर गाना बजाना, पंचायती पूजा आदि चौधराई करना। ऐसे ही कार्य अकार्यों में उनके दिन कट जाया करते थे। उन सबके घर खाने पीने का पूरा इंतजाम रहता हो सो बात नहीं, फिर भी बहुतों के बचे हुए हिस्से में से किसी तरह सुख दुख में उनकी गुजर हो जाया करती थी। आप लोगों का अर्थात अंग्रेजित शिक्षितों का सारा क्रोध उन्हीं पर तो है। खैर जाने दीजिए, चिंता की कोई बात नहीं। जो आलसी, ठलुए और पराश्रित लोग थे उन सबों का तो लोप हो चुका है। कारण बचा हुआ नाम की चीज ही नहीं बच रही। लिहाजा या तो वे अन्न भाव से मर गए या फिर कहीं जाकर किसी छोटी मोटी वृत्ति में भर्ती होकर जीवनामृत की भांति पड़े हुए हैं। अच्छा ही हुआ, मेहनत मजदूरी का गौरव बढ़ा, जीवन संग्राम की सत्यता प्रमाणित हो गई। परंतु इस बात को तो वे ही जानते हैं जिनकी मेरी किसी काफ़ी उम्र हो चुकी है कि उनकी कितनी बड़ी चीज़ उठ गई, उनका क्या चला गया। इस जीवन संग्राम ने उनका लोप कर दिया, पर गांवों का आनंद भी मानो उन्हीं के साथ समाहरण को प्राप्त हो गया। इस अंतिम बात से चौंक कर मैंने उनके मुंह की ओर देखा। खूब अच्छी तरह गौर के साथ देखने पर भी मैंने उनको अल्पशिक्षित साधारण ग्रामीण भले आदमी के सिवाय और कुछ न पाया। फिर भी उनकी बात मानो अकस्मात अपने को अतिक्रमण करके बहुत दूर पहुंच गई। उनकी सभी बातों को मैं अभ्रांत समझकर अस्वीकार कर सका हूं सो बात नहीं, परंतु अंगीकार करने में भी मुझे वेदना का अनुभव होने लगा। न जाने कैसा संशय होने लगा कि ये सब बातें उनकी अपनी नहीं, मानो यह किसी और न दिखने वाले की जबान बंदी है। बहुत ही संकोच भाव से मैंने पूछा, और कुछ ख्याल न करें? नहीं नहीं, ख्याल किस बात का, कहिए, मैंने पूछा। अच्छा, यह सब क्या आपकी अपनी अभिज्ञता है, अपने निजी चिंतन का फल है? भले आदमी नाराज हो गए, बोले, क्यों, क्या ये झूठी बातें हैं? इसमें एक अक्षर भी झूठा नहीं, समझ लीजिएगा। नहीं नहीं, झूठी तो मैं नहीं बताता, पर फिर पर कैसी? हमारे स्वामी जी कभी झूठ नहीं बोलते। उनके समान ज्ञानी है और कोई? मैंने पूछा। स्वामी जी कौन? उनके साथी ने जवाब दिया, बोले, स्वामी वज्रानंद। उम्र कम है तो क्या, अगाध पंडित हैं, अगाध। उन्हें आप लोग पहचानते हैं क्या? पहचानते नहीं? खूब, उन्हें तो अपना ही आदमी कहा जा सकता है। इन्हीं के घर तो उनका मुख्य अव है। यह कहते हुए उन्होंने साथ के भले आदमी को दिखा दिया। वृद्ध महाशय ने उसी वक्त संशोधन करते हुए कहा, औ मत कहो नरेन, कहो आश्रम। महाशय, मैं गरीब आदमी हूँ, जितनी बनती है उतनी सेवा कर देता हूँ, मगर हाँ, है ऐसे जैसे विदुर के घर कृष्ण। मनुष्य नहीं तो मनुष्य की आकृति में देवता है। मैंने पूछा, फिलहाल वे वहाँ आपके यहाँ कितने रोज से हैं गाँव में? नरेंद्र ने कहा, करीब 2 महीने हुए होंगे। इस तरफ न तो कोई डॉक्टर है, ना ही वैद्य, ना ही स्कूल। इसी के लिए वे इतना उद्योग कर रहे हैं, और फिर खुद भी तो एक भारी डॉक्टर हैं। अब साफ मेरी समझ में आ गया कि माजरा क्या है। ये अपने वही आनंद हैं। सैथिया स्टेशन पर भोजन आदि कराकर लक्ष्मी जिन्हें परम आनंद के साथ गंगा माटी ले आई थी। विदाई के समय की वे घड़ियां याद आ गई। राजलक्ष्मी कैसी रो रही थी। परिचय तो 2 दिन का ही था, पर मालूम होता कि मानो वह न जाने कितने भारी स्नेह की वस्तु को आंखों से ओझल करके किसी भयंकर विपत्ति के ग्रास की ओर बढ़ाई दे रही है। ऐसी ही उसकी व्यथा थी। वापस आने के लिए उसकी वह ऐसी व्याकुल विनती थी, परंतु आनंद सन्यासी, उसमें ममता भी नहीं, मोह भी नहीं। नारी हृदय की वेदना का रहस्य उसके लिए मिथ्या के सिवाय कुछ भी नहीं। इसी से इतने दिन इतने पास रहकर भी बिना प्रयोजन के दिखाई देने की ज़रूरत उसने पल भर के लिए भी महसूस नहीं की, और भविष्य में भी शायद इस प्रयोजन का कोई कारण न आएगा। परंतु राजलक्ष्मी को यह बात मालूम होते ही कितनी गहरी चोट पहुंचेगी सो मैं ही जानता हूँ। अपनी बात याद आ गई। मेरा भी विदा का मुहूर्त निकट आ रहा है, जाना ही होगा। इस बात को प्रति क्षण महसूस कर रहा हूँ। राजलक्ष्मी के लिए मेरी ज़रूरत समाप्त हो रही है। सिर्फ इतना ही मेरी समझ में नहीं आता कि राजलक्ष्मी के उस दिन के दिनांत का कहाँ और कैसे अवसान होगा।
गांव में पहुंचा। गांव का नाम है महमूदपुर। वृद्ध यादव चक्रवर्ती ने उसी का उल्लेख करके गर्व के साथ कहा। नाम सुन के चौंकिएगा नहीं साहब। गांव के चारों तरफ कहीं भी मुसलमानों की छाया तक नहीं है। जिधर जाएंगे उधर ब्राह्मण, कायस्थ और भली जाति। ऐसी जात की यहाँ कोई बस्ती ही नहीं जिसके हाथ का पानी न चल सके। क्यों नरेन, है कोई? नरेन ने बराबर हाँ में हाँ सिर मिलाते हुए कहा, एक भी नहीं। ऐसे गांव में हम लोग रहते ही नहीं। हो सकता है यह सच हो, पर इसमें इतने खुश होने की कौन सी बात है, मेरी समझ में नहीं आया। चक्रवर्ती के घर वज्रानंद से भेंट हुई। हाँ, वे ही हैं। मुझे देखकर उन्हें जितना आश्चर्य हुआ उतना ही आनंद भी। आहा भाई साहब, अचानक यहाँ कैसे? इतना कहकर आनंद ने हाथ उठाकर नमस्कार किया। इस नर देहधारी देवता को सम्मान के साथ मेरा अभिवादन करते देख चक्रवर्ती विगलित हो उठे। अगल बगल और भी बहुत से भक्त थे, वे भी उठकर खड़े हो गए। मैं कोई भी क्यों न हो, इस विषय में तो किसी को संदेह ही न रह गया कि मैं कोई मामूली व्यक्ति नहीं हूँ। आनंद ने कहा, आप पहले से कुछ लूटे लूटे से दिखाई देते हैं भाई साहब। इसका जवाब दिया चक्रवर्ती ने। 2 दिनों से मुझे आहार नहीं मिला, सोने का कोई ठिकाना नहीं रहा और किसी बड़े पुण्य से मैं जिंदा बचकर आ गया हूँ, तथा कुलियों में महामारी आदि का ऐसा सुंदर और सविस्तार वर्णन किया कि मैं सुनकर दंग रह गया। आनंद ने कोई खास व्याकुलता प्रकट नहीं की, जरा मुस्कुराकर और औरों का कान बचाकर कहा, 2 दिन में इतना नहीं होता भाई साहब, इसके लिए जरा कुछ समय चाहिए। क्या हुआ था, बुखार? मैंने कहा, ताज्जुब नहीं, मलेरिया तो है ही। चक्रवर्ती ने आतिथ्य में कोई त्रुटि नहीं की। खाना पीना आज खूब अच्छी तरह हुआ। भोजन के बाद चलने की तैयारी करने पर आनंद ने पूछा, अचानक कुलियों में कैसे पहुंच गए? मैंने कहा, दैव के चक्कर से। आनंद ने हंसते हुए कहा, चक्कर तो है ही, गुस्से में आकर घर पर खबर भी न दी होगी शायद। मैंने कहा, नहीं, मगर वह गुस्से में आकर नहीं, देना फिजूल है समझकर नहीं दिया। इसके सिवाय आदमी ही कहाँ थे जो भेजता? आनंद ने कहा, यह एक बात जरूर है, परंतु आपकी भलाई बुराई जीजी के लिए फिजूल कब से हो उठी? वे शायद डर और फिक्र से अधमरी हो गई होंगी। बात बढ़ाने से कोई लाभ नहीं। इस प्रश्न का मैंने कुछ उत्तर न दिया। आनंद ने ऐसा समझ लिया कि जिरह में उन्होंने मेरा एकदम मुंह बंद कर दिया। इसी से स्निग्ध मृदु मुस्कुराहट के साथ कुछ देर तक आत्मगौरव का अनुभव करके बोले, आपके लिए रथ तैयार है। मैं समझता हूँ कि शाम के पहले ही आप घर पहुँच जाएंगे। चलिए आपको विदा कराऊं? मैंने कहा, पर घर जाने से पहले मुझे जरा कुलियों की खबर लेने जाना है। आनंद ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, इसका माने गुस्सा अभी उतरा नहीं है, पर मैं तो कहूँगा कि दैव के चक्कर से जो दुर्भोग भाग्य में बधा था वह फल चुका। आप डॉक्टर भी नहीं हैं, साधु बाबा भी नहीं हैं, गृहस्थ आदमी हैं। आप सचमुच ही अगर कोई खबर लेने जैसी बात रह गई हो तो उसका भार मुझ पर सौंपकर आप निश्चिंत मन से घर चले जाइए। पर जाते ही मेरा नमस्कार जताकर कहिएगा कि उनका आनंद अच्छी तरह से है। दरवाजे पर बैलगाड़ी तैयार थी। गृह स्वामी चक्रवर्ती महाशय ने हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि कभी फिर इधर आना हो तो इस घर में पदधूलि जरूर पड़नी चाहिए। उनके आंतरिक आतिथ्य के लिए मैंने सहस्र धन्यवाद दिया, परंतु दुर्लभ पदधूलि की आशा न दे सका। मुझे बंगाल प्रांत शीघ्र ही छोड़ जाना होगा, इस बात को मैं भीतर ही भीतर महसूस कर रहा था। लिहाजा किसी दिन किसी भी कारण से इस प्रांत में वापस आने की संभावना मेरे लिए बहुत दूर चली गई थी। गाड़ी में बैठ जाने पर आनंद ने भीतर को मुंह बढ़ाकर धीरे से कहा, भाई साहब, इधर की आबो हवा आपको माफिक नहीं आती। मेरी तरफ से जीजी से कहिएगा कि 50 के आदमी ठहरे आपको वहीं ले जाएं। मैंने कहा, इस तरफ क्या आदमी नहीं जीते आनंद? प्रत्युत्तर में आनंद ने फौरन ही कहा, नहीं, मगर इस विषय में तर्क करके क्या होगा भाई साहब। आप सिर्फ मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध करके उनसे कहिएगा आनंद सन्यासी की आंखों से देखे बिना इसकी सत्यता समझ में नहीं आ सकती है। मैं मौन रहा, कारण राजलक्ष्मी को उनका यह अनुरोध जताना मेरे लिए कितना कठिन है इसे आनंद क्या जाने। गाड़ी चल देने पर आनंद ने फिर कहा, क्यों भाई साहब, मुझे तो आपने एक बार भी आने का निमंत्रण नहीं दिया। मैंने मुंह से कहा, तुम्हारे कामों का क्या ठीक है, तुम्हें निमंत्रण देना क्या आसान काम है भाई?
मगर मन ही मन आशंका थी कि कहीं इसी बीच किसी दिन वह स्वयं ही ना पहुंच जाए। फिर तो इस तीक्ष्ण बुद्धि सन्यासी की दृष्टि से कुछ भी छुपाने का उपाय न रहेगा। एक दिन ऐसा था जब इससे कुछ भी बनता बिगड़ता न था। तब मन ही मन हंसता हुआ कहता था, आनंद, इस जीवन का बहुत कुछ विसर्जन दे चुका हूँ, इस बात को अस्वीकार न करूँगा, परंतु मेरे उस सहज हिसाब को ही तुम देख सके, और तुम्हारे देखने के बाहर जो मेरे संचय का एक अंक एक बारगी संख्यातीत हो रहा है, सो मृत्यु पार का वह पाथेय अगर मेरा जमा रहे तो मैं इधर की किसी भी हानि की परवाह न करूँगा। लेकिन आज कहने के लिए बात ही क्या थी। इसे से चुपचाप सिर नीचा किए बैठा रहा। मुझे नीरव देख आनंद ने उसी तरह हंसते हुए कहा, अच्छी बात है, नए तौर से न कहिए तो कोई हर्ज नहीं, मेरे पास पुराने निमंत्रण की पूंजी मौजूद है, मैं उसी के बलबूते पर हाजिर हो जाऊंगा। मैंने पूछा, मगर यह काम कब तक हो सकेगा? आनंद ने हंसते हुए कहा, डरो मत भाई, आप लोगों का गुस्सा उतरने के पहले ही मैं पहुंचकर आपको तंग न करूंगा, उसके बाद ही पहुंचूंगा। सुनकर मैं चुप रहा। गुस्सा होकर नहीं आया या कहने की भी इच्छा न हुई। रास्ता कम नहीं था, गाड़ीवान जल्दी कर रहा था। गाड़ी हाँकने से पहले फिर उन्होंने एक बार नमस्कार किया और मुंह हटा लिया। इस तरफ गाड़ी वगैरह का चलन नहीं है और इसीलिए उसके लिए किसी ने रास्ता भी बनाकर नहीं रखा है। बैलगाड़ी मैदान और खाली खेतों में से होकर ऊबड़ खाबड़ उसर को पार करती हुई अपना रास्ता तय करने लगी। भीतर अधलेटी हालत में पड़े पड़े मेरे कानों में आनंद सन्यासी की बातें ही गूंजने लगी। गुस्सा होकर मैं नहीं आया, और यह कोई लाभ की चीज़ नहीं और कोई लोभ की चीज़ भी नहीं, परंतु बराबर ख्याल होने लगा, कहीं यह भी अगर सच होता, किंतु सच नहीं और सच होने का कोई रास्ता ही नहीं। मन ही मन कहने लगा, गुस्सा मैं किस पर करूँगा और किस लिए? उसने कसूर क्या किया है? झरने की जलधारा के अधिकार के बारे में झगड़ा हो सकता है, किंतु उत्स मुख में ही अगर पानी खत्म हो गया हो तो सूखे जलमार्ग के विरुद्ध सिर धूनकर क्यों अपनी जान दूं? इस तरह कितना समय बीत गया मुझे होश नहीं आया। सहसा नाली में गाड़ी रुक जाने से उसके धक्कों और दचकों से उठकर मैं बैठ गया। सामने को टाट का पर्दा उठाकर देखा कि शाम हो आई है। गाड़ी चलाने वाला लड़का सा ही है, उम्र शायद 14-15 साल से ज़्यादा न होगी। मैंने कहा, और तू इतनी जगह रहते नाले में क्यों आ पड़ा? लड़के ने अपनी गंवई गांव की बोली में उसी वक्त जवाब दिया, मैं क्यों पड़ने लगा, बैल अपने आप ही उतर पड़े। अपने आप ही कैसे उतर पड़े रे? तू बैल संभालना नहीं जानता? नहीं, बैल नए जो हैं। बहुत ठीक, पर इधर तो अंधेरा हुआ जा रहा है। गंगा माटी यहाँ से कितनी दूर है? सो मैं क्या जानूं, गंगा माटी में गया थोड़ी ही हूँ। मैंने कहा, कभी अगर गया नहीं तो मुझ पर ही इतना क्यों प्रसन्न हुआ भाई? किसी से पूछ क्यों नहीं लिया? मालूम तो हो कितनी दूर हो। उसने जवाब दिया, इधर आदमी कहाँ है, कोई है ही तो नहीं। लड़के में और चाहे दोष हो, पर उसके जवाब जैसे संक्षिप्त वैसे ही प्रांजल, इसमें कोई शक नहीं। मैंने पूछा, तू गंगा माटी का रास्ता तो जानता है? वैसा ही स्पष्ट जवाब, नहीं। तो आया क्यों रे? मामा ने कहा था कि बाबू को पहुंचा दे, ऐसे सीधा जाकर पूरब की ओर मुड़ने से ही गंगा माटी में जा पड़ेगा। ऐसा कहकर मैं चला आया। सामने अंधेरी रात है और अब ज़्यादा देर भी नहीं। अब तक तो आंखें मीच कर अपनी चिंता में ही मगन पड़ा था, पर लड़के की बातों से अब मुझे जरा डर मालूम होने लगा। मैंने कहा, ऐसे सीधा दक्षिण की बजाय उत्तर की ओर जाकर पश्चिम की ओर तो नहीं मुड़ गया रे? लड़के ने कहा, सो मैं क्या जानूं? मैंने कहा, नहीं जानता तो चल, दोनों जने अंधेरे में मौत के घर चले। अभागा कहीं का, रास्ता नहीं जानता था तो आया ही क्यों रे? तेरा बाप है? नहीं। माँ है? नहीं, मर गई। आफत चुकी। चल तो फिर आज रात को उन्हीं के पास चला चल। तेरे मामा में ही अकेले अकल ज़्यादा नहीं, दया माया भी काफ़ी है। और कुछ आगे बढ़ने के बाद लड़का रोने लगा। उसने जता दिया कि अब वह आगे नहीं जा सकता। मैंने पूछा, फिर ठहरेगा कहाँ? उसने जवाब दिया, घर लौट जाऊंगा। पर ऐसे बेवक्त मेरे लिए क्या उपाय है? पहले ही कह चुका हूँ कि लड़का अत्यंत स्पष्टवादी है। बोला, बाबू तुम उतर जाओ, मामा ने कह दिया है कि किराया 1.25 रुपये ले लेना, कीमत में कम होने से वह मुझे मारेंगे। मैंने कहा, मेरे लिए तुम मार खाओगे या कैसी बात है?
एक बार सोचा कि इसी गाड़ी से यथास्थान लौट जाऊं, मगर न जाने तबीयत कैसी हुई, लौटने का मन नहीं हुआ। रात हो रही है, अपरिचित स्थान है, गांव बस्ती कहाँ और कितनी दूर है सो भी जानने का कोई उपाय नहीं। सामने सिर्फ एक बड़ा आम और कटहल का बाग देखकर अनुमान किया कि शायद गांव बहुत ज़्यादा दूर न होगा। कोई न कोई आश्रय तो मिल ही जाएगा, और अगर नहीं मिला तो उससे भी क्या, न हो तो एक बार ऐसी यात्रा ही सही। उतरकर किराया चुकाया, देखा कि लड़के की कोरम कोर बात ही नहीं, अपनी बात पर अमली कार्रवाई करने में भी बिल्कुल स्पष्ट है। पलक मारते ही उसने गाड़ी का मुंह फेर दिया और बैल भी घर लौटने का इशारा पाते ही पल भर में आंखों से ओझल हो गए। संध्या तो हो आई और रात के अंधकार के घोर होने में अब कुछ विलंब भी न था। इसी थोड़े से समय के भीतर किसी भी तरह से क्यों न हो, कोई न कोई ठौर ठिकाना करना ही पड़ेगा। यह काम मेरे लिए कोई नया भी न था और कठिन होने के कारण मैं इससे डरा भी नहीं। परंतु आज उस आम बाग के बगल से पगडंडी पकड़कर जब मैं धीरे धीरे बढ़ने लगा तो न जाने कैसी उद्विग्न लज्जा से मेरा मन भीतर ही भीतर भर आया। भारत के अन्यान्य प्रांतों के साथ किसी समय मेरा घनिष्ठ परिचय था, किंतु अभी जिस मार्ग से चल रहा हूँ वह तो बंगाल के राढ़ देश का मार्ग है। इसके बारे में तो मेरी कुछ जानकारी भी नहीं है, मगर यह बात याद नहीं आई कि सभी देश प्रदेशों के बारे में शुरू शुरू में ऐसा ही अनभिज्ञ था, और ज्ञान जो कुछ प्राप्त किया वह इसी तरह अपने आप अर्जन करना पड़ा है, किसी दूसरे ने नहीं करा कर दिया। असल में किस लिए उस दिन मेरे लिए सर्वत्र द्वार खुले हुए थे और आज संकोच और दुविधा से वे सब द्वार बंद हो गए। इस बात पर मैंने विचार ही नहीं किया। उस दिन के उस जानने में कृत्रिमता नहीं थी, मगर आज जो कुछ कर रहा हूँ यह तो सिर्फ उस दिन की नकल मात्र है। उस दिन बाहर के अपरिचित ही मेरे थे, परम आत्मीय। उन पर अपना भार डालने में किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं आई, पर वही भार आज व्यक्ति विशेष पर एकांत रूप से पड़ जाने से मेरा सारा भार केंद्र ही अन्यत्र हट गया। इसी से आज अनजान अपरिचितों के बीच में चलने से मेरे हर कदम उत्तरोत्तर भारी होते चले जा रहे थे। उन दिनों के उन सब सुख दुख की धारणाओं से आज की धारणा में कितना भेद है। फिर भी चलने लगा। अब तो मेरे अंदर इस जंगल में रात बिताने का न तो साहस ही रहा और न ही शक्ति। आज के लिए कोई आश्रय तो ढूंढ निकालना ही होगा। तकदीर अच्छी थी, ज्यादा दूर न चलना पड़ा। पेड़ के घने पत्तों में से कोई एक पक्का सा मकान दिखाई दिया। थोड़ी दूर घूमकर मैं उस मकान के पास पहुंच गया। था तो पक्का मकान, पर मालूम हुआ कि अब उसमें कोई रहता नहीं। सामने लोहे का गेट था, पर टूटा हुआ। उसकी अधिकांश छड़ें लोग निकाल ले गए हैं। मैं भीतर घुसा। शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।